हेलो बच्चों, वेलकम टू स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़। और आज हम पढ़ने वाले हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट 4, एज ऑफ रेवोल्यूशन। तो बच्चों, लास्ट क्लास में आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि कैसे मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि हैब्सबर्ग एम्पायर, आपको याद होगा कि यूरोप कैसे बटा हुआ था, यूनाइटेड नहीं था, सोसाइटी सारी अलग थलग थी, है ना। हैब्सबर्ग एम्पायर एक जीता जाता, उसका समझ लो एग्जाम्पल था। फिर एरिस्टोक्रेट्स और मिडिल क्लासेस और पावर्टी यानी पीजेंट्स लोग जो थे, वो लोग भी डिवाइडेड थे, दे वर नॉट यूनाइटेड। तो देश बनना, नेशनलिज्म मतलब यूनिफाइड कंट्री, इजंट इट। यूनिफाइड कंट्री होना चाहिए भाई, एक कंट्री ऐसा होना चाहिए जैसे नेशन स्टेट का। याद है नेशन स्टेट हमने डिस्कस किया था इससे पहले के टॉपिक्स में। तो देश होना चाहिए ना, जब देश तब होगा जब लोग यूनाइटेड हो, बट ऐसे तो कुछ था ही नहीं। तो हमने जब पढ़ा कि भाई लोगों पुराने में बटे हुए थे, तो ये नेशनलिज्म की भावना कैसे शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई। तो आपको याद होगा हमने हैब्सबर्ग एम्पायर पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि भाई किस तरीके से एरिस्टोक्रेट्स और मिडिल क्लासेस भी आपस में डिवाइडेड थे। हमने लिबरल नेशनलिज्म का मतलब समझा कि लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई जब कंजर्वेटिव रेजीम्स यानी कंजर्वेटिव सरकारें आईं, तो उन्होंने और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट रूल्स लगा दिए, जिस वजह से लोग परेशान हो गए थे, रेवोल्यूशनरीज को छुपना पड़ गया था। उसी में हमने एक रेवोल्यूशनरी यानी जोसेफ मजीनी का भी नाम सुना। अब ये जो रेवोल्यूशनरी थे ना बच्चों, ये रेवोल्यूशनरी कब तक चुप रहते, ये रेवोल्यूशनरी कब तक चुप रहते। तो इन रेवोल्यूशनरीज ने ठान लिया कि अब हमें रेवोल्यूशन करके रहना है, और अब शुरू हुआ ये एज ऑफ रेवोल्यूशन, कि जब से रेवोल्यूशन स्टार्ट हुए। बच्चों, इस पूरे चैप्टर में पूरे यूरोप को तो तुम कवर कर नहीं सकते, है ना, लेकिन हम कुछ मेजर मेजर जो कंट्रीज थे उनके रेवोल्यूशन के बारे में बता रखा है, जैसे फ्रांस, ग्रीस, पोलैंड, जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन, कि जहाँ पर ये रेवोल्यूशंस हुए और लोगों ने कंट्रीज़, यूनाइटेड कंट्रीज़ बने, अ डिफरेंट काइंड ऑफ केस। ब्रिटेन का तो हालांकि एक डिफरेंट केस है, उसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे ये यूनाइटेड कंट्रीज़ बने। आपको पता होगा कि ये यूनाइटेड कंट्रीज़ नहीं थे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सुमित बोरा और आप देख रहे हैं स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़। तो बच्चों देखो, एज ऑफ रेवोल्यूशन शुरू हुआ 1830 से 1848 तक। ये टाइम रहा जब रेवोल्यूशनरीज बहुत एक्टिव हो गए थे, क्योंकि एक तरफ कंजर्वेटिव्स यानी राजा के जो सपोर्टर्स थे वो सरकारों को पावरफुल बना रहे थे, और दूसरी तरफ ये कंजर्वेटिव्स अपनी सरकारों को पावरफुल बना रहे थे या अपने गवर्नमेंट को चाहते थे। उनकी डिमांड क्लियर थी। डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूशन, डिमांड थी रिपब्लिक, या तो कॉन्स्टिट्यूशन हो या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, राजा शुड बी बिलो कॉन्स्टिट्यूशन, और रिपब्लिक, क्लियर कट डिमांड थी। और फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम, क्योंकि कंजर्वेटिव्स ने, आपको पता होगा, राजा के सपोर्टर्स ने और राजा ने, मोनार्कीज ने फ्रीडम ऑफ प्रेस ख़त्म कर दिया था। तो ये था, ठीक है। तो पहला जो ये रेवोल्यूशन हुआ, ये जुलाई फ्रांस में होता बच्चों। फ्रांस तो एक सेंटर पॉइंट है जिसके चारों ओर सारी यूरोप में सिचुएशंस हो रही हैं। आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, है ना। तो मिडिल क्लासेस ने ये शुरुआत करी। फर्स्ट रेवोल्यूशन फ्रांस में हुआ, जहाँ पर प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स ने बेसिकली रेवोल्यूशन करा। तो ये सारे मिडिल क्लासेस थे जिन्होंने मोस्टली आपके रेवोल्यूशन करा, ठीक है, क्योंकि इनके पास पैसा भी था, थोड़ा पढ़े लिखे भी थे, तो समझते थे कि भाई क्या गलत है और क्या सही है, राइट। तो ये पहला रिवॉल्यूशन हुआ 1830 में फ्रांस में। क्या हुआ फ्रांस में, जरा ये देखते हैं। देखिए, आपको याद होगा ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी एक, नेपोलियन की हार के बाद 1815 में, है ना, जहाँ पर नेपोलियन को हराने के बाद जो कंजर्वेटिव्स थे उन लोगों ने फ्रांस में बर्बन किंग को रीइंस्टेट कर दिया था। बर्बन किंग, बर्बन डायनेस्टी को वापस से यानी वो उसको लेके आ गए थे, वो रूल कर रहा था। अब इस रेवोल्यूशन में बर्बन किंग को ओवरथ्रो कर दिया, यानी उसको हटा दिया गया था पावर से। और ये कॉमन रेवोल्यूशनरीज कर रहे हैं बच्चों, पढ़े लिखे लोग, सरकार नहीं कर रही है, यानी मोनार्की नहीं कर रही है। जुलाई रेवोल्यूशन ऑफ 1830 में क्या हुआ था, एक्सप्लेन जुलाई रेवोल्यूशन ऑफ 1830, आपको पता होना चाहिए कुछ पॉइंट। इट वॉज द फर्स्ट अपहीवल इन फ्रांस।
बर्बन किंग वॉज ओवरथ्रोन, यानी बर्बन किंग को हटा दिया गया था, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वॉज रिस्टोर्ड विद लुई फिलिप एज इट्स हेड। लुई फिलिप को उसका हेड बना दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लेके आ गए, ठीक है। और इस पर एक और चीज़ लिख सकते हैं आप, वो लिख सकते हैं ड्यू टू द अपराइजिंग बेल्जियम, याद है ट्रीटी ऑफ वेना, आपको अगर रिवाइज नहीं हो रहा तो एक बार प्लीज़ वापस से ट्रीटी ऑफ वेना का एक छोटा सा वीडियो देख लीजिएगा। ड्यू टू अपराइजिंग बेल्जियम ब्रोक अवे विद नेदरलैंड्स, बेल्जियम और नेदरलैंड को मिक्स करके, यानी दोनों को ज्वाइन करके फ्रांस के नदन पार्ट में इस्टेब्लिश कर दिया गया था, है ना। तो इस जुलाई रेवोल्यूशन में बेल्जियम अलग हो गया, नेदरलैंड्स अलग हो गया। और यहाँ पर ऑस्ट्रिया का एक तुम्हारा ये किंग था, रूलर था ड्यूक मेटरनिख, पावरफुल इंसान था। इसने एक स्टेटमेंट दिया जो कि बहुत पॉपुलर हो गया, और वो स्टेटमेंट था व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। क्या मतलब इसका, कि जब फ्रांस में कुछ छींक आती है फ्रांस को, तो पूरे यूरोप में सर्दी पड़ जाती है। ये इसका डीप मीनिंग था। इसका मतलब ये था कि फ्रांस में अगर कुछ भी छोटी सी भी चिंगारी उगती है तो उसकी पूरी आग यूरोप में आती है। समझ रहे हो कि कुछ भी फ्रांस में हो रहा है छोटा मोटा, उसका पूरे का असर यूरोप में पड़ता है। तो अब देखो, रेवोल्यूशन शुरू हुआ, जुलाई रेवोल्यूशन शुरू हुआ फ्रांस से, तो असर तो पूरे यूरोप में पड़ना था। तो आगे इसी का असर ग्रीस में भी पड़ा। ग्रीस में क्या हाल था? ग्रीस एक यूरोप का देश, आपको पता है ना, सबको जानते हैं भाई ग्रीस के बारे में, है ना। तो ग्रीस में क्या हुआ, ग्रीस 15th सेंचुरी से लेकर वाज नॉट एन इंडिपेंडेंट कंट्री। एक टर्की, जिसको आज हम टर्की बोलते हैं, टर्की का आसपास का एम्पायर, उसको उसी को पुराने ज़माने में ओटोमन एम्पायर कहा जाता है। इसको आपने खिलाफत मूवमेंट के बारे में सुना होगा, तो यहाँ पर ये उसी से रिलेटेड है कुछ, अभी हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ओटोमन एम्पायर थे, ओटोमन एम्पायर का कंट्रोल था ग्रीस में। अब जो ग्रीक्स, ओटोमन एम्पायर वाज अ इस्लामिक कंट्री। ग्रीक्स चाहते थे कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, कब तक हम दूसरों के अंडर कंट्रोल में रहेंगे। तो कई सारे जितने भी पोएट्स थे ग्रीस में, जो इंडिपेंडेंस हुई बच्चों, वो इस तरीके से हुई कि जितने भी मिडिल क्लासेस थे ना, उन लोगों ने नेशनल फीलिंग को बेसिकली मोटिवेट करा लोगों के मन में कि भाई आप उठो, जागो, देखो अपने देश को और लड़ो इसके लिए। तो सारे ग्रीक्स जो आसपास के ग्रीक्स थे, यानी जो ऐसे ग्रीक्स जो ग्रीक पीपल हु वर लिविंग आउटसाइड द कंट्री, जिनको देश निकाला कर दिया था, यानी लिविंग इन एग्जाइल, वेस्टर्न यूरोपियंस, पोएट्स, आर्टिस्ट, इन सब लोगों ने मिलकर एक रेवोल्यूशन शुरू करा ग्रीक में। और ये रेवोल्यूशन थोड़ा डिफरेंट था। रेवोल्यूशन ऐसे था कि जितने भी पोएट्स, जितने भी आर्टिस्ट थे, उन्होंने लोगों के मन में एक इमोशनल फीलिंग पैदा करने की कोशिश करी। तो इसमें आपका नाम आता है लॉर्ड बायरन का, आपने पढ़े होगी इनकी पोएम्स, लॉर्ड बायरन। तो इन्होंने तो भाई इन्होंने तो बहुत अपना पैसा वैसा सब लगाया था वॉर में, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। तो इस वॉर में आप देखो क्या लिख सकते हो, व्हाट वाज ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, mobilized a nationalist feeling among this war mobilized a nationalist feeling among the educated people, educated middle class. आपको पता है ग्रीक was part of Ottoman Empire since 15th century, but this nationalists and revolutionaries got support from Greeks living in exile, West European poets and artists. कई सारे पोएट्स ने ऐसी पोएम्स लिखी कि लोगों के मन में देश प्रेम की भावना जागे। आर्टिस्ट ने ऐसी पेंटिंग बनाई कि लोग अपने देश से प्यार की भावना करें, जैसे इंडिया में भारत माता और इन सब की पेंटिंग बनाई गई थी ना। और फाइनली 1832 में एक ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन हुई, जिसमें ग्रीस बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन। ओटोमन एम्पायर अलग हो गया और ग्रीस एक इंडिपेंडेंट नेशन बना। और ये हुआ सारे लोगों के, ग्रीक लोगों के और पोएट्स, आर्टिस्ट, जो ग्रीक्स बाहर रह रहे हैं, वेस्टर्न यूरोपियंस, उन सब के प्रयास के बाद। और इसका सिंपल सा लोग था, लोगों के मन में नेशनलिस्ट फीलिंग जगाना। नेशनलिस्ट फीलिंग का मतलब क्या होता है, देश प्रेम की भावना को जगाना, राइट। कि लोगों के मन में देश प्रेम हो, लोग देश प्रेमी बने, ऐसी फीलिंग को जगाना was kind of, you can call it, was the main reason behind Greek War of Independence. तो फ्रांस आज़ाद, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अभी फ्रांस में देखो अभी और भी आगे क्या क्या होता है। तो
बच्चों ये देखो, ये जो चीज़ हमने ग्रीस में पढ़ी, इसको बोलते हैं काइंड ऑफ रोमांटिसिज्म। ये एक थ्योरी है। आपने याद है लिबरल नेशनलिज्म पढ़ा, बीच बीच में थ्योरीज भी दी हुई हैं इन्होंने। एक आपने लिबरल नेशनलिज्म पढ़ा था इससे पहले वाले टॉपिक में। उसी तरीके से एक टॉपिक और दिया हुआ है इन्होंने, एक और थ्योरी दी है जिसको हम बोलते हैं रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म मतलब वो रोमांटिक वाला रोमांटिसिज्म नहीं, केवल प्रेमी प्रेमिका वाला रोमांटिसिज्म नहीं, नहीं, ये देश प्रेम वाला, ये थोड़ा बड़े लेवल का रोमांटिसिज्म, देश प्रेम वाला रोमांटिसिज्म, जिसमें द पर्सन लव्स हिज कंट्री। सो व्हाट इज रोमांटिसिज्म? क्वेश्चन आ सकता है ना, व्हाट इज रोमांटिसिज्म और एक्सप्लेन रोमांटिसिज्म, या व्हाट डू आई अंडरस्टैंड बाय रोमांटिसिज्म। तो आप क्या लिखेंगे? इट इज अ कल्चरल मूवमेंट विच सॉट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनल सेंटिमेंट। एक पर्टिकुलर नेशनल सेंटिमेंट, एक पर्टिकुलर सेंटिमेंट आपके मन में डालता है, और वो पर्टिकुलर सेंटिमेंट क्या है? देश प्रेम का सेंटिमेंट, देशभक्ति का सेंटिमेंट। द रोमांटिक आर्टिस्ट क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ साइंस एंड रीजन। बच्चों इसमें समझो, इस सेंटिमेंट में जब सेंटिमेंट आता है वो कहाँ से आता है? दिल से आता है, दिमाग से नहीं आता सेंटिमेंट। सेंटिमेंट आता है इमोशन से, फीलिंग से, इंट्यूशन से, है ना। प्रेम आता है दिल से, दिमाग से थोड़ा प्रेम आता है ना। तो दिमाग चलता है साइंस के लिए, लॉजिक के लिए, रीजन के लिए, मैथ्स के लिए। आर्टिस्ट इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करते थे, पोएट्स इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करते थे। वो बोलते थे सेंटिमेंट लाना है, देश प्रेम करना तो दिल से करो। दे फोकस ऑन इमोशंस, दे फोकस ऑन इंट्यूशंस, दे फोकस ऑन मिस्टिकल फीलिंग एंड क्रिटिसाइज व्हाट? दे क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ साइंस एंड रीजन। बोला साइंस रीजन कुछ नहीं है, साइंस रेशनैलिटी लॉजिक बेकार की चीज़ है। लाना है अपने अंदर, डेवलप करना है तो क्या करो? इमोशन डेवलप करो, अपने देश से प्यार करो, और ये मन में संकल्प करो कि तुम सब एक हो, तुम सब एक देश के नागरिक हो। ये संकल्प होना चाहिए। सो एफर्ट्स वर टू क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज एंड अ कॉमन कल्चर। एक कॉमन कल्चर हो, सबका एक कल्चर हो कि हम सब फ्रांस के नागरिक हैं, हम सब ग्रीक के नागरिक हैं। अरे तभी तो कनेक्शन बनेगा ना यार, वरना तो क्या बनेगा? वो बोलेगा भाई हम अलग हैं, तुम अलग हो, सब अपने आप को अलग अलग समझेंगे। यस और नो, है ना। तो इस तरीके से कॉमन कल्चर। तो रोमांटिसिज्म क्या था, ये 4 पॉइंट में आसानी से समझाया गया है, और आप इसको पढ़ सकते हैं आसानी से। ये स्लाइड को मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, प्लीज़ उससे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखो एक एग्जाम्पल भी मैंने दिया हुआ है। ग्रीक में के आर्टिस्ट थे एक, उन्होंने लोगों को ये बताने के लिए कि देखो तुम्हारे ग्रीक के लोग, जो तुम्हारे अपने लोग हैं, वो कैसी दुर्दशा में, देखो किस तरीके से ये टर्किश लोग, ये है टर्किश, ये देखो जो बंदूक पकड़े हुआ घोड़े में बैठा हुआ, आधा कट गया इसका सर, घोड़े में बैठे हुए, ये लोग परेशान कर रहे हैं ग्रीक्स को, और लोग बेचारे और मजबूर पड़े हैं ज़मीन में। मैसाकर एट चियोस, लोगों को बहुत मारा गया था, बहुत लूटपाट हुई थी, बहुत लोगों का कत्ल हुआ था। तो ये दिखाना चाहता है आर्टिस्ट में कि देखो उठो जागो, क्यों सोए पड़े हो? एक तरफ तुम्हारे लोग मर रहे हो और तुम सोए पड़े हो चैन की नींद, उठो अपने देश के लिए आवाज उठाओ। समझ रहे हो? ग्रीक आर्टिस्ट ये दिखाना चाह रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज रोमांटिसिज्म, सेंटीमेंट को वो करना। और ये सेंटीमेंट बच्चों सिर्फ ग्रीक में नहीं हुआ, धीरे 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 पोलैंड, जर्मनी, इटली, हर जगह ये सेंटीमेंट ने काम करा है। पोलैंड का दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल पोलैंड का मैंने पूरा पॉइंट इसलिए इंक्लूड करा ताकि पोलैंड के बारे में, इंडिपेंडेंस ऑफ पोलैंड अगर आ जाए तो आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए, है ना। क्योंकि यार अल्टीमेटली फिर आंसर भी लिखने हैं। एक बार क्लैरिटी आपके मन में आ जाए ना, तो आंसर तो आप बिना किसी आँख बंद करके लिख दोगे। कैसे लिख दोगे? आँख बंद करके। क्लैरिटी आनी चाहिए। तो देखो, द एम्फेसिस, फोकस, एम्फेसिस का मतलब फोकस ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेज and the collection of local folklore was not just to recover ancient national spirit. Local folklore मतलब होता है लोकगीत, होता ना, जैसे कोई जैसे कुछ लोकगीत होते हैं, पारंपरिक लोकगीत होते हैं ना, हर जगह के कुछ ट्रेडिशनल सॉन्ग्स जो होते हैं, ताकि लोगों के मन में एक भावना बैठे। सो इट वाज नॉट वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी लोकल लैंग्वेज, ओके। So the emphasis on vernacular language and collection of local folklore was not just to recover an ancient national spirit, but also to carry modern nationalist message to large audience who were mostly illiterate. यानी कहने का मतलब ये है कि
रोमांटिसिज्म में क्या करा गया, रोमांटिसिज्म में लोकल फोक सॉन्ग्स जो थे, है ना, और पेंटिंग्स, फोक डांसेस, पोएट्री, इन सबको कलेक्ट करना शुरू कर गया, ताकि लोगों के को इन सबको दिखाया जाए, सुनाया जाए, और लोगों को लगे नहीं यार मेरा देश महान, वो फीलिंग आए लोगों के मन में, समझ रहे हो। तो वो फीलिंग डेवलप करने के लिए, वो इसलिए ताकि सिर्फ पढ़े लिखे लोग नहीं, भाई पोएट्री तो अनपढ़ लोग भी सुन सकते हैं, पेंटिंग्स तो अनपढ़ लोग भी देख सकते हैं, तो इलिटरेट जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो लोग भी के मन में भी जज्बात जागृत हुए, जज्बात, क्योंकि देखिए जैसा आप मीडिया कंटेंट, जो कंटेंट देखते हो, जैसे होता है ना जब जन गण मन मूवी हॉल में बजता तो कैसे गूज बम्स आते हैं, काइंड ऑफ वैसे ही लोगों के मन में गूज बम्स आए कि यार ये हमारा देश है, इसके लिए हमें कुछ करना है, अब तो हम मार धाड़ देंगे जो इसके पर आंख उठाएगा, काइंड ऑफ लाइक दिस। सो दिस वाज स्पेशली इन केस ऑफ पोलैंड। पोलैंड में भी क्या करा, पोलैंड की कहानी समझ लो पहले। पोलैंड ना एक्चुअली वाज नॉट अ यूनाइटेड कंट्री, अलग थलग पड़ा हुआ था, कुछ पार्ट इसका रशिया से मिला हुआ था, कुछ पार्ट प्रूशिया ऑस्ट्रिया में अलग थलग था, इट वाज नॉट एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी। बस एक चीज़ पोलैंड को जोड़े हुई थे, टेरिटरी तो अलग अलग था, यानी एक कंट्री अलग से नहीं था, पोलैंड अलग थलग उसकी टेरिटरी हुई थी, पड़ी हुई थी। यूनाइटेड जो एक डिफरेंस चीज़ पोलैंड के लोगों में थी, वो थी क्या, वो थी लैंग्वेज, और वो था ये कॉमन कल्चर, अपना कॉमन फोल्क सॉन्ग्स, फोल्क पोएट्री, पेंटिंग्स का तरीका, ये सब कॉमन चीज़ थी। बस इसी जो चीज़ है उसी चीज़ पर अटैक, उसी से उसको अपना वेपन बना लिया। तो देखो, even though Poland was no longer existed as an independent territory, national feeling were kept alive through music and language. एक कैरल करपेंस्की करके एक वो है, मतलब रेवोल्यूशनरीज हैं, उन्होंने क्या करा था, सेलिब्रेटेड नेशनल स्ट्रगल थ्रू ओपेरा एंड म्यूजिक, टर्निंग फोल्क डांस लाइक पोलोनाइज एंड मजूरुका इंटरनेशनल सिंबल। ये दो नाम है पोलैंड के फोल्क डांसेस हैं, पोलोनाइज एंड मजूरुका। ये करे जाते थे, यू नो, ताकि लोगों के अंदर ये भावना जागृत हो सके कि देखो ये हमारा फोल्क सॉन्ग है, हम पोलैंड के लोग हैं। लोगों के मन में ये ना आ जाए कि रशिया में रह रहे तो हम रशियन हैं, नहीं। और ऐसा नहीं कि रशियंस ने ऐसा करा नहीं, उनको पॉलिश लैंग्वेज को, पोलैंड को ख़त्म करने का प्रयास नहीं करा। रशिया में तो स्ट्रिक्ट रूल बना दिया था कि स्कूलों में अगर लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी तो रशियन, अगर स्कूलों में कोई इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे तो रशियन, चर्चों में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे तो रशियन में दिए जाएंगे। बट पोलैंड के लोग जिद्दी, लैंग्वेज को अपने हथियार बनाया। चर्चों में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन क्लियर कट था कि भाई जो फादर, जो चर्च में जो हेड होते हैं, अगर वो रशियन लैंग्वेज के अलावा किसी भाषा में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देंगे, टीचिंग कराएंगे अपनी किसी और भाषा में, पनिशमेंट होगी। जानबूझ के पॉलिश लैंग्वेज में वो लोग लेक्चर देते। तो देखो, लैंग्वेज टू प्लेड इन, तो देख लो, फोक सॉन्ग्स यानी कल्चर, कॉमन कल्चर, और लैंग्वेज या म्यूजिक एंड लैंग्वेज आप बोल सकते हो, है ना। पोलैंड का पहला पॉइंट हो गया कॉमन कल्चर, और दूसरा हो गया लैंग्वेज, कि किस तरीके से कॉमन कल्चर को उन्होंने अपना हथियार बनाया। दूसरा, लैंग्वेज को कैसे हथियार बनाया। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन द पॉलिश लैंग्वेज वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल एंड रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड एवरीवेयर। हर जगह रशियन लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया, स्कूल में, चर्च में, घरों में, आपस में। बट पोलैंड में उन्होंने हथियार किसको बनाया। इन पोलैंड दे यूज लैंग्वेज एज अ वेपन। चर्च गैदरिंग एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस वर गिवन इन पॉलिश लैंग्वेज। देख रहे हो भाई, जज्बा होना चाहिए, जोश होना चाहिए, तो क्या चीज़ असंभव है, बोलो। इसी तरह से जज्बा अपने अंदर लिया हो कि एसएसटी में तो हम लोग लेके आएंगे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स, तो देखो कैसे नहीं आता है तुम्हारा, ठीक है। तो देख रहे हो, ये पॉलिश लैंग्वेज वाज, तो इसी तरीके से जर्मन, ग्रीक हुआ, पोलैंड हुआ, इस तरीके से धीरे धीरे इनका जो स्ट्रगल था वो वर्ल्ड वाइड फेमस हुआ। और इस तरीके से दे आर अ सेपरेट कंट्री। वरना देखोगे तो छोटे छोटे देश हैं यार, सेपरेट कंट्री कोई बन ही नहीं पाते, लेकिन लोगों का स्ट्रगल था ना यार, समझ रहे हो। अच्छा आगे देखो, अब स्थिति कुछ बदली। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट हुआ क्या। ये जो 1830 का टाइम था, इस टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ने लगी, और मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो बहुत ही ज़्यादा आ गई थी। लोगों के पास पैसा नहीं है, खाने को नहीं है, हंगर, हार्डशिप।
इकोनॉमिक हार्डशिप, सॉरी, पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, खाने को नहीं है, और पॉपुलेशन पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। तो ऐसे में क्या करे इंसान, क्या करे इंसान? लोगों के पास रहने को घर नहीं है, गांव से लोग निकल निकल कर शहरों में आ रहे हैं। तो देखो, 1830 के टाइम में जब इकोनॉमिक हार्डशिप बढ़ने लगी, इनॉर्मस राइज इन पॉपुलेशन हुआ, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ने लगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने लगा, लोगों के पास जॉब नहीं है, बेरोज़गार है। जब बेरोज़गार है तो पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, तो पैसा नहीं आएगा तो खाना कहाँ से आएगा। और लोग जॉब की तलाश में शहरों में आ रहे हैं, शहर में आ तो जा रहे हैं लेकिन जॉब नहीं है, और शहरों में मतलब लोड बढ़ते जा रहा है, समझ रहे हो। शहरों में एक तरीके से वही स्लम एरिया में लोग रह रहे हैं, सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं है, हेल्थ पुअर है। और फिर वो लोग क्या कर रहे थे, और दूसरा जिस तरीके से खाने की भी प्रॉब्लम, फूड शॉर्टेजेस, बैड हार्वेस्ट, इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी ना होने के कारण हार्वेस्ट प्रॉब्लम हो रही है, यानी अच्छी फसल नहीं हो पा रही, तो फूड शॉर्टेजेस और ज़्यादा हो रही है। और तो और ब्रिटेन से आने वाला जो मशीन मेड गुड, कपड़ा भी उस टाइम पर मिल से आता था ना, कॉटन मिल से, और कई सारे सामान मशीन मेड गुड होते थे। तो जो लोकल बिजनेसेस थे, जो छोटे मोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी, उनका काम ठप्प पड़ गया। तो बिल्कुल गजब वाली स्थिति हो गई यार, मतलब पैसा नहीं, तो अब लोग क्या करने, किसकी तरफ जाएंगे? क्राइम की तरफ। परेशान, एक तरफ एजुकेटेड मिडिल क्लासेस ने रोमांटिसिज्म को पकड़कर रेवोल्यूशन करा, ये दूसरी तरफ गरीब लोगों ने रेवोल्यूशन करा। ये गरीब लोगों ने रेवोल्यूशन कैसे करा? इन कारणों की वजह से करा, परेशान हो गए। क्या हुआ? क्राइम बढ़ गया, गजब गरीबी बढ़ गई, तो लोगों ने क्या करा, 1848 में इनका जब पानी सर से ऊपर चले गया ना, इन्होंने कहा बहुत हुआ। ये लुई फिलिप कुछ काम का नहीं है फ्रांस में। हाँ, फ्रांस में इस लुई फिलिप की तो ऐसी की तैसी, लुई फिलिप को दे थ्रोन आउट ऑफ द पावर, और बोला अब गरीब लोग राज करेंगे। सो नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड रिपब्लिक बना दिया गया, एक रिपब्लिक कंट्री बना दिया गया इन फ्रांस, और जिसमें ऑल अडल्ट मेल्स को जो अबव 21 ईयर्स के थे उनको यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज दिया, यानी राइट टू वोट दिया। इसको बनाने के बाद राइट टू वर्क, यानी सबको काम मिलेगा, और ऑल राइट टू वोट मिला, राइट टू वोट अबव 21 ईयर्स, लेकिन ओनली टू मेल्स, नॉट वुमेन, ओनली मेल्स, सिर्फ मेल्स को मिला राइट टू वोट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा काम करा था, तो नेशनल वर्कशॉप्स भी लगाई गई ताकि एम्प्लॉयमेंट मिल सके लोगों को। तो ये पीजेंट अपराइजिंग बोल सकते हो। पीजेंट अपराइजिंग होने का रीज़न ये था, क्या थी पीजेंट अपराइजिंग और क्यों हुई? इट वॉज ड्यू टू 1830 में जो इकोनॉमिक हार्डशिप हुई, इनॉर्मस राइज इन पॉपुलेशन, मोर अनएम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज टू सिटीज़, तो पॉपुलेशन बढ़ने लगी सिटीज़ की ज़्यादा, और कंपटीशन बढ़ गया था। सो जो लोकल स्मॉल बिजनेसेस थे वो शट डाउन हो गए ड्यू टू मशीन मेड गुड्स, फूड शॉर्टेजेस वाज वेरी बैड हार्वेस्ट वाज देयर। तो इस टाइम पर क्या हुआ, लुई फिलिप को इन पीजेंट्स ने निकाल बाहर करा, बोला कि बाहर निकल रहे तुम, और नेशनल असेंबली प्रोक्लेम हुई एज ए रिपब्लिक, एंड द पीपल वाज गिवन द राइट टू वर्क, राइट टू वोट above 21 years to all males। और इसमें बल्कि आपको एक एग्जांपल भी दे रखा है, ये भी आप पढ़ सकते हैं, चाहे तो सिलेशियन विलेज का एक केस स्टडी के रूप में आ सकता है, कि कैसे सिलेसिया एक फ्रांस में गांव था जहाँ पर जो वीवर्स थे, यानी बुनकर, जो बुनाई कढ़ाई का, कारपेट मेकिंग, शॉल मेकिंग का काम करते हैं ना, काइंड ऑफ, उसका काम करते थे। अब हुआ क्या यहाँ पर, जब भाई इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर ना कुछ ज़्यादा ही बदतमीजी करा था, बदमाशी करा था, ज़्यादा पैसा बनाने के चक्कर में ये इनको काम भी कम देता, काम ज़्यादा देता और पैसे कम देता। तो इस वजह से 18,000 उस गांव में लोग थे, और उन 18,000 के 18,000 उन्हें रिवोल्ट कर दिया। कैसे? सो ऑन June 4 2 PM a large crowd of weavers emerged from their homes and marched in pair up to the mansion of their कॉन्ट्रैक्टर के घर गए, डिमांडिंग हायर वेजेस। अब कॉन्ट्रैक्टर उस वक्त बड़े चौड़ में था, उसने इनको बुरी तरह ट्रीट कर दिया,
स्कॉन्स और थ्रेट्स डरा धमका के। बस भैया उसके थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उस जो ग्रुप था भड़क गया, उसने पूरे उसके घर के फर्नीचर सब तोड़ ताड़ दिया। उसको बेचारे को तो बिल्कुल ही मतलब डर के अपने मतलब इतना आग लगा दी, फर्नीचर सब जो उसके घर में था सब चोरी वोरी कर लिया। उसको डर के हमारे अपनी फैमिली को लेकर भागना पड़ा। बट 24 घंटे बाद वो पूरी आर्मी के साथ आया और वीवर्स को उसने 11 वीवर्स को ही शॉट एक्चुअली। वो दुखद इंसिडेंट था, बट क्या करें। लेकिन सिलेशियन वीवर्स ये जो इंसिडेंट था इस वजह से एक हिस्ट्री में यू नो वो हो गया, एक आवाज़ रह गई सिलेशियन वीवर। अच्छा ठीक, तो भाई इस तरह आपने 3 फ्रांस पढ़ लिया, फ्रांस कैसे रिपब्लिक बना, पोलैंड कैसे रिपब्लिक बना, और आपका ग्रीस कैसे रिपब्लिक बना। अब हम बात करते हैं फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की, यानी रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स की। ध्यान से देखो बहुत टाइम से बच्चों जो ये कंट्रीज के नाम लिखे ना, जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, ये सारे ना इंडिपेंडेंट कंट्रीज नहीं थे। इन कंट्रीज की बस पॉपुलेशन एक सेम लैंग्वेज ज़रूर बोलती थी। इनके कुछ पार्ट किसी दूसरे देश में जुड़ा हुआ है, दूसरा पार्ट किसी दूसरे देश में जुड़ा हुआ है, अलग अलग देश थे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, समझ लो जैसे इंडिया और पाकिस्तान पहले एक थे ना। पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती थी, राइट, और पाकिस्तान वॉज एडजॉइंड विद इंडिया। सो हम लोग क्या उर्दू स्पीकिंग कंट्री कह सकते थे, बट उर्दू स्पीकिंग एरिया बोल सकते, कंट्री भी नहीं। इट वॉज नॉट अ इंडिपेंडेंट कंट्री। पाकिस्तान वॉज नॉट अ डिफरेंट कंट्री फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग दैट टाइम। बट अब क्या हुआ, पाकिस्तान अलग हो गया, इंडिया अलग हो गया। तो पाकिस्तान अपनी उर्दू लैंग्वेज, हालांकि इंडिया में तो रीज़न अलग था उसका, बट मैं बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब वो एक उर्दू स्पीकिंग पूरा एक कंट्री हो गया एक तरीके से, राइट, लाइक दैट। तो देखो, अलॉन्ग विद पीजेंट्स एजुकेटेड मिडिल क्लास स्टार्टेड रेवोल्यूशन ऑल्सो। पीजेंट्स के साथ अब इन एजुकेटेड मिडिल क्लासेस को लगा कि भाई जब पीजेंट रेवोल्यूशन करो तो हम क्यों नहीं। जर्मनी, पोलैंड, इटली, हर जगह शुरू हो गए रेवोल्यूशन, छोटे बड़े लेवल पर हर जगह रेवोल्यूशन हो गए। डिमांड एक थी, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ ग्रुपिंग यानी एसोसिएशन, और एक यूनिफाइड कंट्री चाहिए। समझ लो, यूनिफाइड कंट्री, भाई हमें अपना देश चाहिए। जब हम सब लोग एक भाषी लोग हैं, एक सिंगल लैंग्वेज बोलते हैं, तो एक कंट्री चाहिए, अपने को कंट्री मांगता, सिंपल, ठीक। देखो ऐसा ही एक जर्मनी का इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, पोलैंड वगैरह का तो आपने देख लिया, जर्मनी का एग्जाम्पल दे रखा है। जर्मनी में क्या हुआ, जर्मनी में ऐसी मिडिल क्लासेस ने एक बड़ा एसोसिएशन परेशान हो गया और डिमांड करके, फ्रैंकफर्ट एक जगह है जर्मनी में, एक सिटी है फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। सो इन जर्मन रीजन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एसोसिएशन whose members were middle class professionals, businessmen and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for an all German national assembly। बस ये फर्स्ट पॉइंट बन सकता है आपके जर्मन या फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का। भाई सारे एजुकेटेड मिडिल क्लास आ गए और इन्होंने एक डिसाइड कर लिया कि भाई फ्रैंकफर्ट में सारे लोग इकट्ठा हुए और बोला कि अब तो हम एक नेशनल असेंबली बना के रहेंगे। राजा गया भाड़ में, हम तो रहेंगे पहाड़ में, काइंड ऑफ, समझ लो, नेशनल असेंबली बना के रहेंगे। तो 18 मई 1848, 18 और 8, मतलब 18 बार 8 कर लो। सो ऑन 18 मई 1848, 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मार्च इन अ फेस्टिव प्रोसेशन, रैली निकालते हुए गए, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाएंगे हम, जय काल महाकाल, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाएंगे, ठीक है। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाई इन्होंने कहाँ, कन्वीन इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल। एक वहाँ पर चर्च है सेंट पॉल में, जो आपकी फ़ोटो देख रहे हैं, ये बड़ा सा चर्च है, आज भी है, चर्च ऑफ सेंट पॉल फ्रैंकफर्ट में। वहाँ पर पहली बार इन्होंने अपनी पार्लियामेंट बनाई, चर्च ऑफ सेंट पॉल, ठीक है। तो ये सेकेंड पॉइंट हो जाएगा, राइट। सो दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय अ मोनार्की सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट, ओके। सो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, थर्ड पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और मोनार्की भी रहेगी बट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की काइंड ऑफ। नाउ जब सब चीज़ तैयार हो गया तो फाइनली प्रूशिया का जो किंग था विल्हेम I, फेडरिक विल्हेम IV,
को ये ऑफ़र दिया गया कि भैया आओ राजा बनो, उसने मना कर दिया। उसने बोला पागल हो क्या, अभी तक हम इंडिपेंडेंटली रूल करा, अब तुम्हारे अंडर रूल करेंगे, भागो इधर से। ठीक है, तो इसने रूल करने से मना कर दिया और उसने बाकी के राजाओं को ज्वाइन कर लिया कि तुम हमें अपोज करोगे, हम तुमको अपोज करेंगे। ठीक। सो वाइल द अपोजिशन ऑफ एरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री बिकेम स्ट्रॉन्गर। अच्छा, प्रॉब्लम क्या हुई इसमें? प्रॉब्लम ये हुई कि जो पार्लियामेंट थी वो ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाई बच्चों। क्यों नहीं चल पाई? वो पार्लियामेंट ज़्यादा दिन तक इसलिए नहीं चल पाई क्योंकि इसमें जनरली दिस पार्लियामेंट वाज डोमिनेटेड बाय मिडिल क्लासेस। ओके, इट वाज डोमिनेटेड बाय मिडिल क्लासेस। तो इसमें ज़्यादा डोमिनेशन किसका था? मिडिल क्लासेस का था। और शुरुआत भाई सबने करी ना, सबने इसमें पार्टिसिपेट किया था, सिर्फ मिडिल क्लासेस ही नहीं थे, प्रॉस्परस आर्टिजन्स भी थे, वर्कर्स भी थे। अब जिस मेन मोटिव के लिए पार्लियामेंट हुई, वो मेन मोटिव को ये नहीं कंट्रोल कर पाई, यानी पावर सबके बस की बात नहीं है ना बच्चों। सो द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय मिडिल क्लासेस हु रेजिस्टेड डिमांड ऑफ वर्कर एंड आर्टिजन्स एंड कॉन्सिक्वेंटली लॉस्ट देयर सपोर्ट एंड हेंस इन द एंड ट्रूप वर कॉल्ड इन एंड असेंबली वॉज फोर्स्ड टू डिसबैंड। असेंबली इस तरीके से चल नहीं पाई। तो ये था बच्चों फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के 4 पॉइंट, और यही एग्जाम में आप फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के एक्सप्लेन कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट और हाउ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट काइंड ऑफ वाज मेड इन जर्मनी, ऑर्गेनाइज्ड इन जर्मनी। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है, आज के लिए बहुत ज्ञान हो गया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा ये वीडियो को, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। इंपॉर्टेंट बातें मैं बताता हूँ, देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देख लो एक बार, समझ लो। ठीक है, रोमांटिसिज्म, देखो जुलाई रेवोल्यूशन की ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। रोमांटिसिज्म इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा हाँ, ये पीजेंट अपराइजिंग ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, ये तो भाई लोग इंपॉर्टेंट है। 4 पॉइंट जो मैंने मार्क करे ना बच्चों, सब इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ पढ़ लेना, अच्छे से कर लेना भाई, टाइम बढ़ता जा रहा है, एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो